हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन अक्सर स्टूडेंट्स स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट एक मेजर दिक्कत जो अक्सर स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है दैट इज़ रिगार्डिंग कंसंट्रेशन। होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन वाला इशू बहुत स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। एंड इवन कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे ऐसा भी बताते हैं कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो काफ़ी बार ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, या फिर 15 मिनट पढ़े एंड कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लग जाता है कि हाँ मुझे तो घर पे कॉल करना था, मेरे तो फ्रेंड का बर्थडे है उसको विश करना था। तो इस तरह की कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं जिस वजह से हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो अच्छे से नहीं रह पाती पढ़ाई के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं एंड ओवर द टाइम जो हमारा यूपीएससी का ड्रीम है ना उसको रियलाइज कर सकते हैं। राइट, देखो होता क्या है कि ना बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कहीं ना अपनी फ़ोन की वजह से अपनी डिस्ट्रैक्शंस को फेस कर सकते हैं। तो जब आप कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि आप अपने फ़ोन से काफ़ी दूरी बना के रखो। रीज़न बीइंग कि जब भी आपके दिमाग में ऐसे फ़ोन आपके सामने होगा ना, वो एज अ मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन की तरह एक्ट करेगा। उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शन शीट। अब डिस्ट्रैक्शन शीट क्या है? देखो, मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है अक्सर कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस फेस हो सकते हैं। जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस किस तरह के? जैसे मान लो कि आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ जी मैंने कॉल करना था किसी को, मैंने या पर्टिकुलर कोई चीज़ करनी थी, तो आप एक तरह की डिस्ट्रैक्शन शीट अपने पास रखो। इसमें आप चीज़ें नोट करो, जैसे कि हाँ जी मैंने ये चीज़ करनी है, ऐसे करना है, अपने फ्रेंड को कॉल करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जब आप पढ़ने बैठे हो, आपने सिर्फ इस डिस्ट्रैक्शन शीट पे उन चीज़ों को लिख लिया, आपने अपने दिमाग को एक तरह से उसको इस तरह से बोल दिया कि हाँ जी ये चीज़ काम मैं कर लूँगा बाद में। इससे फ़ायदा क्या हुआ? जब आपको पढ़ते टाइम आपकी कंसंट्रेशन किसी और डायरेक्शन में जाने लगी, आपको लगा कि हाँ जी मुझे ये इंपॉर्टेंट काम करना है, तो आपने उन चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया। कैसे? इस डिस्ट्रैक्शन शीट पे लिखकर। अब जब आपका पढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है तो डेफिनेटली आप ये शीट पे जितने काम लिखे हुए हैं उनको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो ये जब एक बार आपने पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है तब आप जितने भी काम होंगे इस डिस्ट्रैक्शन शीट के रिगार्डिंग उनको कर सकते हो। इसके साथ ही साथ जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ो तो कोशिश करो उसको एक्सप्लेन करने की। देखो जब भी हम कोई चीज़ ना किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कंसंट्रेशन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम अपने आप को वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाएँ। राइट, तो ये कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिस तरह से आप अपने थॉट्स को पेन डाउन करो एक डिस्ट्रैक्शन शीट के माध्यम से, जो आपको ओवरऑल हेल्प करेंगे इस चीज़ को टैकल करने में जो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। अब देखो कंसंट्रेशन की वजह से हमें रिवीजन में दिक्कत आती है, राइट, और इस रिवीजन वाले मुद्दे को भी टैकल करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन की वजह से या अच्छी कंसंट्रेशन ना होने के रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं हम चीज़ों को भूलते रहते हैं। उस भूलने का भी इलाज हमें चाहिए, बिल्कुल। तो देखो होता पता क्या है, होता है कुछ इस तरह। मान लीजिए आपने कोई चीज़ आज पढ़ी, अब आपको शायद उसका थोड़े टाइम के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने टाइम के साथ प्लॉट किया इसको, तो कुछ टाइम के बाद आपको बस कुछ ही हिस्सा उसका याद रह पाता है, और जैसे जैसे टाइम ज़्यादा बीतता जाता है आप उस चीज़ को भूलते जाते हो। और यही एक मेजर रीज़न है। आप जैसे बोलते हो ना कि सर मैंने पिछले महीने हिस्ट्री पढ़ी थी, आज मुझे हिस्ट्री का कुछ भी याद नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न है आपने रिवीजन की कमी, या फिर रिवीजन करते टाइम कंसंट्रेशन की कमी। अब जब कंसंट्रेशन तो हमने समझ लिया कि कैसे हम उसको थोड़ा कंसंट्रेशन को हम अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, बट बात करें अगर रिवीजन की, तो देखो रिवीजन में आप पता क्या करो, आप पीरियोडिकली रिवाइज करो। कैसे? इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बार चीज़ पढ़ी, वो इस तरह से आप भूल रहे थे, पर जब आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज करने लग गए हो, किस तरह से? पीरियोडिकली, तो हुआ पता क्या? जो चीज़ आप भूलने लगे थे आपने उसको रिवाइज करके उसकी जो फॉरगेट होने की चांसेस थे उसको कम कर दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट रेपिटेशन। थोड़े दिन बाद आप उसको दोबारा से रिवाइज करो, तो वहां पर फिर हमने उसकी भूलने की प्रोबेबिलिटी को कम कर दिया। फिर मान लो एक हफ्ते बाद फिर पढ़े, फिर वो फर्दर कम हो गई। एंड इस तरह से अगर आप लॉन्ग टाइम में रेपिटेशन करोगे ना, मतलब लॉन्ग टाइम में कोई चीज़ को याद रखना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? मल्टीपल रेपिटेशन के थ्रू ही। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो कोई चीज़ आपने आज पढ़ी, ठीक है, मान लो आपने आज हिस्ट्री पढ़ी। आप क्या करो, वीकेंड पर क्या कर सकते हो, इसको दोबारा से रिवाइज कर लो। मान लो आज मंडे है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, मान लो आज मंडे है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप एक बार रिवाइज कर सकते हो जस्ट आपका उस टॉपिक को खत्म होने के बाद। फिर वीकेंड पे फर्दर इसको एक बार रिवाइज कर लिया, फिर
नेक्स्ट वीकेंड एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, फिर जो मंथ का लास्ट वीक होगा तब एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। अब आप सोचोगे सर इतनी बार कैसे रिवाइज करें? देखो आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो कि यहां पर आपको शायद जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद आपको 2 घंटे लगे, ठीक है, पर जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो सकता है 30 मिनट्स लगे। फिर नेक्स्ट रिवीजन में ये टाइम कम होता जाएगा, शायद 15 मिनट में रिवाइज कर लो, एंड जब तीसरी चौथी बार कर रहे हो तो शायद आप 10 मिनट में इस चीज को रिवाइज कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा बार आप चीज को रिपीट करते हो, पहला बेनिफिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज रहती है, एंड सेकेंडली उसका टाइम आपका रिवीजन का वो कम होता रहता है, राइट। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ आया होगा, ठीक है ना। इस ग्राफ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप पीरियोडिकली चीजों को पढ़ते रहो, ज्यादा लंबे टाइम के लिए वो आपके दिमाग में रहेंगी भी रहेंगी। इसके साथ ही साथ एक और तरीका इस चीज को मैनेज करने का, कैसे, आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे, जैसे एग्जांपल समझो, मान लो आपने मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा, लेट्स से 1857 का रिवोल्ट पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वीकेंड पे आप क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। आंसर राइटिंग के थ्रू भी कहीं ना कहीं होगा क्या, आपने जो चीज पढ़ी आप चेक कर पाओगे क्या आप चीजों को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो, एमसीक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हो, आंसर राइटिंग कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में हो। अब दिक्कत पता क्या आती है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में इस तरह का हमें ना कोई प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं मिल पाता, जिस तरह से हम ना एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से चीज़ों को रिवाइज कर पाएं, या फिर उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको कंप्लीट कर पाएं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास डिमांड आई इसके रिगार्डिंग, एंड इसी वजह से हमने क्या स्टार्ट किया है, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब सर इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब जैसे मान लो मंडे टू फ्राइडे तक आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, अब होगा क्या, सैटरडे को आपके लिए हो जाएगा क्या, प्रीलिम्स टेस्ट। यहां पर आपने जो थ्रू आउट द वीकेंड पढ़ा उसका एक आपको प्रॉपर टेस्ट मिल जाएगा। अब टेस्ट के अंदर आपको ना इस तरह से चीजें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, ठीक है ना, आप चेक कर पाओगे कि आप जो चीजें पढ़ गए कहीं ना कहीं किस तरह से आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और यहां पर आपको जीएस भी मिलेगा एज वेल एज सीसेट भी, तो दोनों कंपोनेंट्स कवर हो रहे हैं, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, जो आपको कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे, ठीक है। साथ साथ रिवीजन भी होती रहेगी आपकी। उसके अलावा जरूरी क्या है, आंसर राइटिंग भी तो जरूरी है, ठीक है ना। तो हर वीकेंड ही आपको, जैसे मान लो आपके सैटरडे को मान लो प्रीलिम्स का टेस्ट दिया, संडे को आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर लो, मेन आंसर राइटिंग, ठीक है, जीएस कवर हो जाएगा, एसए कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या इससे, इससे आपने जो चीजें पढ़ी थी उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, एंड एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से आपका आंसर राइटिंग भी होगी उसका, और जो आंसर राइटिंग आपने करी ना उसका इवेल्युएशन भी हो गया। जो आप आंसर लिख के दे रहे हो आपकी उसमें से कुछ गलतियां भी होंगी, वो गलतियां आपको समझाई जाएंगी, आपका जो मेंटर होगा वो आपको आपकी गलतियां बताएगा, एंड कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे आप उन गलतियों को नोट करोगे एंड इंश्योर करोगे कि अगले टेस्ट में वो गलतियां ना हो। ये फायदा होता है जब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से डिटेल्ड इवैल्यूएशन प्लस 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू आप एक प्रॉपर प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीज़ों को कंप्लीट करते हो, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा देखो बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, जैसे सीसेट की क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, एनसीईआरटीज, तो कहीं ना कहीं आपको कंसेप्चुअल बिल्डिंग, बेस क्लासेस, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं विच हेल्प्स यू इन ओवरऑल मार्क्स इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोर्स आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी, और डिटेल्स के लिए आप ये dpp.onlyis.in, आई रिपीट dpp.onlyis.in पर जा सकते हो, एंड इसके रिगार्डिंग आप अपनी क्वेरीज को, आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो। कुछ क्वेरीज होंगी तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। उसी तरह से देखो कंसंट्रेशन इंप्रूव करने का, या फिर इवन ना जैसे हम कोर्स में भी डिस्कस करते हैं, आपको अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको अच्छे से रिजॉल्व करवा पा रहे हो, और सब्जेक्ट्स को अपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके पढ़ रहे हो, उनका प्रॉपरली एप्लीकेशन पार्ट चेक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक तरह से, जैसे मैं बता रहा था ना कि एक्सप्लेनेशन अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो या निमोनिक्स के थ्रू करो, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करते हैं, आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटजी थी उसमें आपको एड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारे डेफिनेटली आप चीज़ें ट्राई करना, आपकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एंड यूपीएससी का जो आपको बहुत बड़ा सिलेबस दिखता है ना, उसको अगर आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके कोशिश करोगे तो काफ़ी आपको कंपैरेटिवली हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप एक पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो। देखो कई बार हम क्या करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं 3 घंटे लगातार पढ़ने की, 4 घंटे लगातार पढ़ने की, पर वहाँ दिक्कत आती है। तो क्या करो, आप जैसे मान लो 25 मिनट के लिए पढ़ो, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लिया, एक चक्कर मार लिया, थोड़ा सा घूम लिया हल्का सा, 5 मिनट के लिए हल्का सा फ्रेश हो गए, फिर वापस से 25 मिनट पढ़ो। तो इस तरह से जब आप 25 मिनट की इस तरह से, या फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 45 मिनट्स भी कर सकते हो, इस तरह से अगर आप ना थोड़ा
छोटे छोटे ब्रेक्स लेके पढ़ते हो, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें रिकॉल करने में भी हेल्प मिलती है और आप कहीं ना जो होता है मोनोटोनस रूटीन उससे थोड़ा बाहर आ पाते हो। उसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ जी मैंने आज के दिन में ये चीज़ें करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको ना आपके पता लगता है कि हाँ क्या मैं जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ उस शेड्यूल के हिसाब से जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। अब बात करी थी ना मैंने अपने ये जो कोर्स की, तो इसके रिगार्डिंग यही सारी चीज़ें आपको हेल्प हो रही है यहाँ पे कि आपको एक प्रॉपरली पता है कि हाँ फ्राइडे तक मुझे ये पार्ट कवर करना है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा टेस्ट है सैटरडे को, राइट। अपने गोल के बारे में ध्यान में रखो एंड कहीं ना कहीं एक्टिव रिकॉल टेक्निक को यूज़ करो कि मान लो आपने कोई पेज पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के खत्म होते टाइम ना सोचो मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1857 का रिवोल्ट ही पढ़ रहे हो मान लो, तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रीजंस थे, क्या कॉजेज थे इसके पीछे, कुछ इकोनॉमिक कॉजेज थे, कुछ मिलिट्री कॉजेज थे या कुछ सोशल कॉजेज थे, इस तरह से इसका क्या इंपैक्ट आया सामने, ठीक है ना। टॉपिक पढ़ने के बाद अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछो कि क्या रीजंस, क्या मैं उस टाइम पे सोच पा रहा हूँ या नहीं सोच पा रहा हूँ, क्या इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आएंगे क्या मैं उनको हैंडल कर लूँगा या नहीं कर लूँगा। तो ये एक्टिव रिकॉल टेक्निक होती है जो आपको आपकी कंसंट्रेशन में तो हेल्प करेगी, आपके गोल को भी आपके दिमाग में आपको रखने में मदद करेगी। उसके अलावा देखो मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो अच्छी हेल्थ होगी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो कहीं ना कहीं अच्छा खाना खाना, इवन ना छोटी एक्सरसाइज करना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, जो नॉर्मल एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं इनको अगर आप ना ओवर द टाइम इंप्रूव करोगे आई एम वेरी श्योर आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। एक और दिक्कत आती है दैट इज रिगार्डिंग यूट्यूब। अब यूट्यूब क्या है, एक तरह से एजुकेशन का मीडियम भी है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का मीडियम भी है। अब एंटरटेनमेंट की वजह से ना आपका एजुकेशन इंपैक्ट हो जाती है, कुछ डिस्ट्रैक्शन आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो ओनली आईएएस की वजह से आपको बहुत सारा यूजफुल कंटेंट मिलता है, पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस को भी तो अवॉइड करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है ना यूट्यूब के अंदर, आप अगर यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड या डोंट रिकमेंड दिस चैनल करते हो तो कहीं ना कहीं वो उस टाइप के चैनल्स जो आपको नहीं देखने चाहिए या जो एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट आपको कम करना है उसमें आपको हेल्प मिलती है एंड आप एजुकेशनल चैनल्स या फिर जो आपका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में, उन चैनल्स को अच्छे से व्यू कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन को अपनी इंप्रूव कर सकते हो ओवर द टाइम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ते हुए अपनी जो यूपीएससी का आपको ड्रीम है आप उसको अचीव कर पाते हो। ये सारी चीज़ें आई होप आपको आज के लेक्चर से समझ आई होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।